का फोर्स लग रहा है, तो ये बक्सा कहां जाता था? अरे ये बॉक्स कहीं जा पाता था क्या? नहीं सर, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग पाता है, तो ये कहीं कहीं नहीं रहेगा, ये स्थिर का स्थिर है, यानी कि इस पे नेट फोर्स कितना? जीरो। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स जैसे महसूस करिए, उस दीवार से निकलकर इस दीवार पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और बीच में ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ रही है। अब सपोज करो कि इस पर जो है, यहाँ पर इस सिरे पर मैंने रस्सी बांधी और इसको इस तरफ से खींच रहा हूँ, और इसके नीचे वाली सिरे पर भी रस्सी बांधी और मैं उस तरफ से खींच रहा हूँ। तो आप अगर महसूस करेंगे, कि रस्सी बांध के अगर मैं खींचूंगा, तो आपको क्या फील होगा कि सर ये डाइपोल सीधा होने का प्रयास करेगा। हाँ ना बोल भैया, आप इसको अगर फील करेंगे थोड़ा, तो ये सीधा होने का, और किस तरीके से सीधा होगा कि सर ये घूम करके सीधा होगा। हाँ ना बोल भैया, इस तरह अगर रस्सी बांध के इसको। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 30, और बढ़ते बढ़ते हम इस लेक्चर के 30th लेक्चर पर पहुंचे हैं, चैप्टर 1 की सीरीज पर। टॉपिक कह रहा है आज का कि डायपोल को जब रखा जाएगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा महसूस करिए कि आपके इस दीवार से निकलकर और इस दीवार की तरफ, आपके आजू और बाजू दोनों तरफ वाली दीवारों से किसी एक दीवार से निकलकर बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और दूसरी दीवार की तरफ जाकर के टकरा रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप एक बॉल फेंकते हो, ठीक है, एक दीवार से निकल के दूसरी दीवार। वही मैंने आपको यहाँ पर इमेजिन कराने की कोशिश की है कि बहुत सारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो इस दिशा में जाने का प्रयास कर रही है। किस दिशा में सर? इस दिशा में जाने का प्रयास कर रही है। और इस एक डेंस, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म का मतलब है कि मैग्नीट्यूड जो है वो सभी जगह समान है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी इक्विडिस्टेंट है, तो वो एक यूनिफॉर्म माना जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस है, कहीं पर कम डेंस है, कहीं पर हाई डेंस है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है, सभी जगह समान रूप से बटी हुई है। यहाँ पर अगर वो 5 वोल्ट पर गुलाम है, तो यहाँ पर भी उतनी रहेगी, मतलब जो भी उसकी एक्सवाइजी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, ठीक है सर। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब अपन क्या रखेंगे? डायपोल रखेंगे। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। देखिए डायपोल का नाम क्या दिया है सर? नाम दिया है डायपोल का ए बी, ठीक है सर। प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पर भी लाइंस मौजूद है, लेकिन वो क्या है, डायग्राम घिच पिच ना हो इसलिए मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं करी, लेकिन है तो सभी जगह है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा गया है क्या चीज? ये इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल यही होता है? हाँ सर, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि बहुत ही माइन्यूटली सेपरेटेड हो, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल से थीटा एंगल पर रखा गया है, ठीक है। ये सर पी क्या है सर? यहाँ पर पी है बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब देखिए ये वाली चीजें मैंने आपको कई पिछले इलेक्ट्रिक डायपोल के अपन करीब ये चौथा या पांचवा जो है लेक्चर कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको पता पड़ जाना चाहिए सब चीजें क्या होती है। ये एल क्या है? बीच की सेपरेशन है, मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस 12 मानते हैं। यहाँ पर पी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है जिसकी डायरेक्शन -q से +q। तो वो अगर ये सब चीजें डिटेल में जाननी हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आना, यहाँ पर अब ज्यादा बात नहीं। तो ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को टिल्टेड वे में रखा गया है, थीटा एंगल पे रखा गया। तो अब इस पर क्या चीजें अफेक्ट करेगी, किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल को अफेक्ट करेगी, वो अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता है कि अगर कोई सा भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है तो उस पे फोर्स तो लगेगा ही। हाँ सर, ये हमको पता है, और आपने शुरुआती लेक्चर्स में ये भी बताया था कि किसी भी चार्ज Q पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है सर Q टाइम्स E। यानी कि वो चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है Q टाइम्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए यहाँ पे वेक्टोरियली चीजें लिखने से ये फायदा रहता है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वो माइनस क्या बता रहा होगा कि सर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस नहीं आएगा, इसका मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी दिशा में फोर्स लगेगा। तो ये छोटी मोटी चीजें, इसकी प्रैक्टिस अपन प्रीवियस लेक्चर्स में करते हुए आ रहे हैं।
तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा कि सर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन नहीं बदलेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। नहीं पता हो तो याद रखा करो ये चीजें, पता करके आना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए वेक्टर वगैरह नहीं लगाया, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और मैग्नीट्यूड कितना है कि सर चार्ज टाइम्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में। सर माइनस क्यू भी तो चार्ज पार्टिकल है, उस पे भी तो फोर्स लगेगा। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा। किस दिशा में लगेगा सर, वही वाली बात, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो ठीक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, तो माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल पर आपके पास जो फोर्स लगेगा वो भी हो जाएगा सर कितना, वही। अरे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना, क्यू ई, डायरेक्शन ही तो बदली है लेकिन फोर्स तो उतना ही रहा। सर इस पे भी वही क्यू ई है और इस पे भी हमारे पास क्यू ई ही है, तो दोनों पार्टिकल पर आपके पास फोर्स आ गया क्या, दोनों चार्जेस पर फोर्स आ गया क्या। हाँ सर, इस फोर्स को देखने से क्या पता पड़ रहा है कि सर एक फोर्स की डायरेक्शन अगर प्लस एक्स है तो दूसरे की माइनस एक्स है। क्या ये कुछ ऐसा सा नहीं हो गया कि सर अपने पास 5 किलोग्राम का बक्सा है, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये बक्सा कहाँ जाता था, अरे ये बॉक्स कहीं जा पाता था क्या, नहीं सर, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग पाता है तो ये कहीं कहीं नहीं रहेगा, ये स्थिर का स्थिर है, यानी कि इस पे नेट फोर्स कितना, 0। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स आएगा अपने पास वो कितना आ गया सर, इस पे जो नेट फोर्स आ गया वो आ गया क्यू ई। अगर इस डायरेक्शन को अपन प्लस माने तो दूसरी वाली को क्या माननी पड़ेगी, माइनस, तो इसलिए ये बन जाएगा। अरे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन जो है अपन जो है कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यू ई माइनस क्यू ई, और आपके पास फाइनल जो नेट फोर्स आएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा। देखिए, अरे डायपोल क्या है, डायपोल तो छोटी सी चीज है, अरे सेपरेशन बहुत बड़ा थोड़ा ना होता है, तो बहुत छोटा होता है, ये तो अपन जूम करके दिखाते हैं, तो इसलिए ऐसा महसूस करो कि ये एक ही जो है बिंदु पर लग रहा है, एक ही पॉइंट पर लग रहा है, क्योंकि बहुत लेंदी नहीं होता है। मैंने आपको डायपोल का डेफिनेशन लिखाई थी तब बताया भी था कि जो बीच के सेपरेशन होता है बहुत माइन्यूट होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो ऐसा ऐसा असल में एक्चुअल में ये जो फोर्सेस आपको लाइन ऑफ एक्शन की अलग अलग दिख रहे हैं, असल में ऐसा नहीं होता है, ये लगभग लगभग एक ही पॉइंट पर लग रहे होते हैं, जिस प्रकार इसमें एक ही बक्से पर लग रहे होते हैं। ठीक है, वो तो मैंने आपको दिखाया है ऐसे करके। तो फाइनल फोर्स क्या आ गया सर, नेट फोर्स 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दिस मींस दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 है, नेट फोर्स इस पे 0 है। थस द डायपोल डज नॉट मूव ट्रांसलेशनली। ट्रांसलेशनली देखिए दो तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं, या तो ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है या रोटेशनल मोशन हो सकता है। नेट फोर्स अगर 0 है, फोर्स क्या है, फोर्स एक ट्रांसलेशनल क्वांटिटी, आप इसको ऐसे समझो, तो इसलिए ट्रांसलेशन ली तो वो मूव नहीं कर सकता। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि सर इस पर, ओहो, चलो, तो ये डायपोल था अपने पास, तो इस पर लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ भी, तो सर ये ना तो इधर जा पाएगा ना ये इधर, यानी कि ट्रांसलेशनली तो ये मूव नहीं कर सकता। ट्रांसलेशनली का मतलब है उस ही प्लेन में आगे पीछे दाएं बाएं मूव करना। ठीक है, तो इस ही प्लेन में ट्रांसलेशनली तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या और कुछ मोशन हो सकता है क्या, अगर ट्रांसलेशन मोशन नहीं है तो क्या रोटेशनल मोशन पॉसिबल है क्या सर, आइए देखते हैं। बट टॉर्क एक्ट्स ऑन डायपोल, तो इस पर टॉर्क तो लग रहा है। देखिए आप इसको एक फील कर सकते हैं एक एग्जांपल से, कि देखिए जैसे महसूस करिए उस दीवार से निकलकर इस दीवार पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और बीच में ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डायपोल रखा हुआ। ठीक है, अब ये यहां पर आ रही है। अब सपोज करो कि इस पर जो है, यहां पर इस सिरे पर मैंने रस्सी बांधी और इसको इस तरफ से खींच रहा हूं, और इसके नीचे वाली सिरे पर भी रस्सी बांधी और मैं उस तरफ से खींच रहा हूं। तो आप अगर महसूस करेंगे, कि रस्सी बांध के अगर मैं खींचूंगा तो आपको क्या फील हो रहा होगा कि सर ये डायपोल सीधा होने का प्रयास करेगा। हाँ ना बोल भैया, आप इसको अगर फील करेंगे थोड़ा, तो ये
तो ये सीधा होने का, और किस तरीके से सीधा होएगा कि सर ये यूं घूम करके सीधा होएगा। हाँ ना बोल भैया कि सर अगर रस्सी बांध के अगर इसको खींचोगे, फोर्स लगाने का प्रयास करोगे तो ये घूम करके सीधा होएगा। घूमना आ रहा है यानी कि रोटेशनल मोशन आ रहा है। तो इस फोर्स की वजह से ये इस प्रकार से टॉर्क लगाएगा, टॉर्क जनरेट करेगा। ये वाला फोर्स इसको इस तरफ, यानी कि आप कह सकते हो कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। और ये वाला कौन सी डायरेक्शन है कि सर ये वाला भी इसको इसी तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं खींचोगे तो ये इसको यूं घुमाने का प्रयास करेगा, ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो सर ये रोटेशनल मोशन तो कर रहा है फोर्सेस की वजह से, और इसलिए ही इस पर क्या जनरेट हो रहा है, टॉर्क। तो फील है कि टॉर्क कैसे जनरेट हुआ, इस फोर्स के कारण ही इस पे क्या जनरेट हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनली तो मूव नहीं कर रहा बट रोटेशनली मूव कर रहा है। तो टॉर्क एक्ट्स ऑन डायपोल। अब आपने देखो 11th में आपने पढ़ रखा है टॉर्क क्या होता है, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस अपन परपेंडिकुलर वाली लेते हैं। इसलिए यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स ऑन ईदर ऑफ द चार्ज। ईदर ऑफ द चार्ज मतलब आपके पास दो चार्ज लिए हैं तो कोई सा भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों चार्ज पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक चार्ज ले लो और इसकी टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ले सकते हैं, टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ले सकते हैं। तो सर फोर्स तो हमें दिख रहा है, फोर्स तो हमें देखिए, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक से, अगर आप अलग अलग सेपरेटली कंसीडर करोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। फिर आपको दोनों तरफ इसकी जो सेपरेट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो लेनी पड़ेगी और इसकी जो सेपरेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो लेनी, तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, खैर बढ़ते हैं। तो फोर्स ऑन ईदर ऑफ द चार्ज कि सर इस पे भी क्यू लग रहा है, इस पे भी क्यू लग रहा है। अब चूंकि एक ही चार्ज कंसीडर किया है यानी कि इस पर एक नेट सिस्टम अगर कंसीडर करें तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी सर कि सर अगर मैं इसको एक ट्रायंगल की एक हाइपोटोनियस कंसीडर करूं और कंस्ट्रक्शन की मदद से एक परपेंडिकुलर अगर मैं गिराऊं इस लाइन पर, तो मेरे को एक ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या, जिसका ये वाला पॉइंट सी है, ये फर्स्ट पॉइंट ए है, फिर बी है, फिर सी है। सर ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेरे को नजर आ रहा है। हाँ ना बोल भैया, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मेरे को नजर आ रहा है क्या, हाँ सर एक राइट एंगल ट्रायंगल। सर इसकी ये कुछ हाइपोटोनियस होती थी, ये परपेंडिकुलर होगी थीटा के सामने वाली, और ये इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो अपन को कंसीडर हो गया कि सर फोर्स जो कि होता है QE, अरे ये क्या है, ये फोर्स ही तो है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है सर इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने पास ये BC, अरे यही तो है परपेंडिकुलर, अगर इस पूरे को कंसीडर करें तो ये BC होगी। अब ये जो फिगर है, ये जो ट्रायंगल ABC है, यहां से आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हो क्या, हाँ सर हमें पता है साइन थीटा बराबर जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटोनियस होता है। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू सर BC, सर हाइपोटोनियस की क्या वैल्यू है सर 2L। तो यहां से आप BC निकाल सकते हो क्या, हाँ सर 2L इधर चल जाएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होने और BC की वैल्यू आ जाएगी, ये BC की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो। तो टॉर्क क्या आ गया आपके पास, टॉर्क आ गया आपके पास QE 2L और साइन थीटा। हाँ ना बोल भैया, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, Q इंटू 2L पहले लिख दिया और E साइन थीटा बाद में लिख दिया, कोई बुराई वाली बात नहीं, सिर्फ इधर का उधर ही तो किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बट अब आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं, पिछले दोनों लेक्चर्स में दोनों बार अपन ने ये किया था, इसलिए अब आपको याद हो गया होगा, क्योंकि ये अपने पास किसका होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है सर, डायपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये क्या आ गया, ये आ गया सर आपके पास, आप चाहे बड़ा पी लिखो चाहे छोटा पी लिखो कोई बुराई वाली बात, ये आ गया सर आपके पास PE साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो इसे वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि सर टॉर्क जो होगा आपके पास वो वेक्टोरियली कैसा देखा जाएगा, वो देखा जाएगा सर P क्रॉस E, कैसे सर P क्रॉस E।
अब आपको पता है कि राइट हैंड थंब रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं कि सर क्रॉस प्रोडक्ट जब आता है तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर पे हाथ रखते हैं और सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वही हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन। कि सर अगर मैं P पर, फर्स्ट वेक्टर क्या है P यानी कि डायपोल मूवमेंट पे हाथ रखूं और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाऊं, तो मेरे पास यही किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। क्या अपन ने फोर्स से भी यही डायरेक्शन देखी थी, अरे फोर्स से भी तो यही डायरेक्शन देखी थी अपन ने। हाँ सर, P क्रॉस E से जो डायरेक्शन मिल रही है वही अपन ने महसूस भी कर ली थी फोर्स से कि वो इसी तरफ आएगा। तो P क्रॉस E जो डायरेक्शन दे रहा है वही आपके पास किसकी डायरेक्शन है, टॉर्क। और जो है अपन 11th में उसको क्या लिखते थे, इनवर्ड लिखते थे, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं लिखते थे, इनवर्ड लिखते थे। ये तो मैंने आपको फील कराने की बताया कि भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। डायरेक्शन जो आती थी वो अपनी इनवर्ड और आउटवर्ड के रूप में आती थी। इनवर्ड का सिंबल क्या होता था, क्रॉस, आउटवर्ड का होता था डॉट, ठीक है। तो ये है आपके पास लगने वाला टॉर्क एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल में रखा हुआ, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ एक डायपोल, उस पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला है। आइए फिर अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन करते हैं, इसको नोट कीजिए यहां तक 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस डायपोल से जुड़ी हुई कि सर जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उस ही की डायरेक्शन में आपका डायपोल अलाइंड हो। कि सर जैसे अपन ने डायपोल बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी कुछ ऐसी और डायपोल था सर हमारा ऐसा, और ये जो है थीटा एंगल पे था, ठीक। अब थीटा बराबर 0 डिग्री यानी कि सर इसी ही की डायरेक्शन में आपका डायपोल मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन में आपका डायपोल मूवमेंट है। इस दिशा में ही आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ। तो अब आप सोच के देखो कि सर इस पे लगेगा QE और इस पे लगेगा ठीक इसके इस विपरीत दिशा में QE। तो ये रस्सी को जो अपन ने खींच करके इसको घुमाया था, तो अब घुमाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी टाइट हो चुका है। तो ये मैक्सिमम इसकी कैसी स्टेट है कि सर ये एक इसकी स्टेबल स्टेट है। इसमें जो टॉर्क लगता है वो मिनिमम लगता है, जो कि लगता है 0। क्यों सर, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री पर साइन थीटा का साइन थीटा होता है 0, और हमें पता है टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा होता है। साइन थीटा जैसे ही 0 हुआ हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 0। दिस इज द स्टेबल स्टेट ऑफ डायपोल, ये आपको पता होना चाहिए। एक और कंडीशन आती है कि सर जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री कैसे होगा सर, कि सर थीटा बराबर 90 डिग्री ऐसे होगा कि सर प्लस क्यू आपके पास ऊपर हो और माइनस क्यू आपके पास नीचे हो। अब इस डायरेक्शन में आपके पास ये, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास डायपोल मूवमेंट तो ऊपर होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा, दोनों के बीच में एंगल आएगा सर 90 डिग्री। हाँ ना बोलो। अब इस डायरेक्शन में अगर इस कंडीशन में अगर QE लगेगा इस तरफ और इसके इस तरफ, तो ये क्या करेगा, इसको मैक्सिमम रूप से मैक्सिमम रूप से घुमाने की कोशिश करेगा। ये भी इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा और ये दोनों के दोनों इसको मैक्सिमम रूप से घुमाने का प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली इसको स्टेबल कंडीशन में लाना चाहेंगे, यानी कि इस स्टेट में लाना चाहेंगे। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर पाई पीई साइन थीटा में साइन थीटा तो 1 हो गया, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, पीई आ गई। ये आपके पास कैसा टॉर्क है सर, मैक्सिमम टॉर्क है। और चूंकि जो है टॉर्क लग रहा है अच्छा खासा, मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, इसलिए कंडीशन कैसी हुई सर, अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है सर, तो ये दो स्पेशल कंडीशन है कि कब आपका टॉर्क मिनिमम हो तो वो 0, तो वो एक स्टेबल कंडीशन होती है, जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन ये होती है कि सर आप घुमाना नहीं चाह रहा, बस वो स्टेबल हो गया, लेकिन मैक्सिमम रूप से घुमाना चाह रहा है तो अनस्टेबल। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को फिर समाप्त करते हैं। एक जेई में आया क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपका जो डायपोल है वो 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब जस्ट एट द मोमेंट, यानी कि जैसी आपको दिखा रहा है डायग्राम में, ठीक इसी मोमेंट पर आपने क्या करा, इस डायपोल को रिलीज कर दिया।
अब आपको पता है ये अनस्टेबल कंडीशन है, फोर्स लग रहे हैं दोनों तरफ, तो ये रोटेट करेगा। यहां तक तो आपको पता है कि सर रोटेट करेगा, स्टेबल नहीं है कि जो रोटेट ना करे, स्टेबल कंडीशन में रोटेट नहीं करता। अब थोड़ी बहुत तो अनस्टेबल है, भले ही मैक्सिमम रूप में से अनस्टेबल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो ही, तो रोटेट तो ये करेगा, ये तो सर पक्का है रोटेट तो करेगा। तो रिलीज किया तो ये रोटेट करा, अब रोटेट करेगा यानी कि कुछ एंगुलर मोशन कर रहा है, रोटेशन क्या है, एक एंगुलर मूवमेंट है, तो इसलिए क्या जनरेट होएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट होएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो वो जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा आपका अल्फा, वो आपको यहां पर क्या करना है, बताना है। यहां तक पिक्चर क्लियर है? आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि सर हमें ये पता है कि टाउ बराबर इस पे लगेगा पीई साइन थीटा। यहां तक पिक्चर क्लियर है? अब ये तो फॉर्मूला आया था किससे, ये तो फॉर्मूला आया था सर आपने जब किया था आर क्रॉस एफ किया था, यानी कि आपने फोर्स को जब डिस्टेंस से या परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया था, तब ये फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है टॉर्क का, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, वो क्या है सर, वो है सर आई अल्फा। हाँ ना बोलो, क्या ये पढ़ रखा है क्या? जहां पर आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, जड़त्वागुण इसको कहते हैं हिंदी में। अब यहां पर बस वही कंसेप्ट लगेगा और अल्फा निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ सर, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, जो कि है सर साइन 30 डिग्री। आई अल्फा, देखिए दोनों के लिए निकाल लेते हैं, इसका भी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका भी कुछ होगा। सर निकालते किसके अबाउट है? ऑब्वियस ही बात है, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, उस ही पॉइंट के अबाउट इन चार्जेस का जिनका मास कुछ m है, उनका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था क्या? तो जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर सही बात है। जहां पर आर जो है वो डिस्टेंस होती है उसके उसके किस पॉइंट से, उसके उसके हिंज पॉइंट से, उसके फिक्स्ड पॉइंट से रोटेशन होती है, ठीक है, और एम उनका मास होता है। तो सर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एम इसका मास है और हिंज पॉइंट से इसकी कितनी डिस्टेंस है कि सर एल है, एम आर स्क्वायर है इसलिए एम एल। सर इसकी बात करूं तो कि सर ये भी, इसका भी मास m है और इसकी भी डिस्टेंस जो है वो हिंज पॉइंट से कितनी है, l है, तो एम आर स्क्वायर के हिसाब से ये भी एम एल स्क्वायर। सर साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है सर हाफ, और ये एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर कितना हो गया, 2ml स्क्वायर। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? अब बात आती है सर P क्या होता है, तो आपको पता है P होता है Q मल्टीप्लाई बाई 2L। हाँ ना बोलो, ये तो सर पता ही है, क्योंकि इसी का तो जो है कंसाइज करके P लिखा था अपन ने। और है E अपने पास, और है नीचे 2, यहां पर क्या है सर ml स्क्वायर। अच्छा एक चीज तो अपन भूल ही गए, अल्फा, अरे ये तो भूल ही गए अपन, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा होता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स अल्फा, इसका भी एंगुलर एक्स, दोनों का ही एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियस ही बात है अल्फा ही होगा। अरे दोनों जुड़े हुए तो है, पूरा एक सिस्टम ही तो है, तो ये पूरा एक सिस्टम एक पर्टिकुलर एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अल्फा की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको इधर भेज दो। देखिए 2 से 2 कैंसल और एक एल से एक एल कैंसल, एम एल को नीचे भेज देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्या? हाँ सर, एम एल को नीचे भेजते ही हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी हो गई, जो कि हो गई सर अल्फा इक्वल्स टू आ गया QE/2ml। ये है आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है, आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन आया है QE/2ml, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, एंगुलर एक्सीलरेशन था, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा किस प्रकार से टॉर्क निकालते हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।